सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुषमा यादव आज आपको अपने नए वीडियो में बताने वाली हूँ गणित का बेसलाइन आकलन किस तरह से करना है, आपको आकलन प्रपत्र किस तरह से भरना है। और गणित का बेसलाइन आकलन बहुत ही आसान है, आसान शब्दों में सीखिए हमारे साथ में। तो चलिए देखते हैं गणित का आकलन। चलिए शुरू करते हैं उपचारात्मक शिक्षण गणित का उपचारात्मक शिक्षण भी बच्चों के एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल और उनके रियल लर्निंग लेवल के गैप यानी फासले को कम करने में और बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने में मदद करेगा। बच्चों में जो एक गैप आ गया है, जो कि बच्चों को आप कहिए कि थोड़ा पिछड़ापन आ गया है, बच्चे कुछ दक्षताओं में पिछड़ गए हैं, उन दक्षताओं को फिर से हमें पूरा कराना है और फिर बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ना है। तो गणित शिक्षण के लिए कक्षा 1, 2, 3, 4 एवं 5 में 2 कालांश निर्धारित किए गए हैं। बेसलाइन आरंभिक आकलन देख लेते हैं, किस तरह से हमें आरंभिक आकलन यानी बेसलाइन बनाना है। गणित की दक्षताओं पर कार्य करने हेतु समृद्ध हस्त पुस्तिका का प्रयोग करते हुए रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। गणित में कक्षा 1 और 2 का बेसलाइन आकलन नहीं करना है, लेकिन 48 दिन 8 सप्ताह के उपचारात्मक शिक्षण के पश्चात एंड लाइन यानी अंतिम आकलन किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा था, भाषा में आपको कक्षा 1 का बेसलाइन नहीं बनाना था, लेकिन गणित में आपको कक्षा 1 और 2 दोनों का ही बेसलाइन नहीं बनाना है, एंड लाइन बनाना है, जो कि आप समृद्ध मॉड्यूल और प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के थ्रू जो दक्षताएं हैं उनको डेवलप करने के बाद में लास्ट में बनाएंगे 48 दिन के बाद। तो ये एंड लाइन बनेगा, लेकिन बेस लाइन नहीं बनेगा। कक्षा 3, 4 और 5 का बेस लाइन और एंड लाइन आकलन किया जाएगा। समृद्ध हस्त पुस्तिका के आखिरी में दिए गए स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 का आकलन प्रश्न पत्र द्वारा ही बच्चों का आकलन किया जाएगा। यानी कि समृद्ध हस्त पुस्तिका में आखिरी में पेजेस दिए गए हैं, जिसमें स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के आकलन टूल दिए गए हैं, प्रश्न पत्र दिए गए हैं, जिसमें 5-5 प्रश्न प्रत्येक स्तर पर दिए गए हैं और इन्हीं के माध्यम से आपको बच्चों का आकलन करना है। अलग से आकलन प्रपत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। बेसलाइन आकलन विधि को देख लेते हैं। समृद्ध मॉड्यूल के स्तर 1 आकलन टूल के प्रश्न सबसे पहले हल कराए जाएंगे बेसलाइन बनाने में। फिर स्तर 1 के सभी प्रश्न हल कर पाने वाले छात्रों से स्तर 2 के आकलन टूल के प्रश्न हल कराएंगे। फिर स्तर 2 के सभी प्रश्न अगर बच्चा हल कर लेता है तो उससे स्तर 3 के आकलन टूल के प्रश्न हल करवाएंगे। अगर स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के आकलन टूल के सभी प्रश्नों को हल कर पाने के आधार पर बच्चों का स्तर तय किया जाएगा। स्तर तय कर समूह निर्माण किया जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग आप उनका शिक्षण करेंगे और समृद्ध मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हो गया कि सबसे पहले बच्चों को स्तर 1 का, किसी भी क्लास का है तो उसमें स्तर 1 का आपको आकलन टूल इस्तेमाल करना है, फिर स्तर 2 का, फिर स्तर 3 का। यहाँ पर स्तर के हिसाब से आपको आकलन करना है, ना कि कक्षावार आपका आकलन करना है बच्चों को। गणित में जो आकलन करना है वो दक्षताओं के आधार पर करना है। हर कक्षा की कुछ लक्षित दक्षताएं रखी गई हैं, आपको उन्हीं दक्षताओं के आधार पर आगे बढ़ना है, उन दक्षताओं को विकसित कराना है, उन दक्षताओं को ही बच्चों को प्राप्त कराना है। जब बच्चों का आकलन कर लिया जाएगा तो आकलन के आधार पर ही बच्चों का समूह बनाया जाएगा। कक्षा 1 और 2 का, जैसा मैंने बताया, बेसलाइन आकलन नहीं होगा। कक्षा में केवल एक ही समूह रहेगा जिसमें सभी बच्चे प्रतिभाग करेंगे। कक्षा 3 का बेसलाइन आकलन होगा और कक्षा में अधिकतम 2 समूह बनाए जाएंगे। बेसलाइन आकलन होगा और कक्षा में अधिकतम 2 समूह बनेंगे। कक्षा 5 का बेसलाइन आकलन किया जाएगा और कक्षा में अधिकतम 3 समूह बनेंगे। तो ये समूह किस आधार पर बनेंगे, किस तरह से आकलन किया जाएगा, इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपके सारे कन्फ्यूजन्स ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। आपको बिल्कुल आसान शब्दों में मैं बताऊंगी आकलन को किस तरह से किया जाएगा। आकलन प्रपत्र को भरना भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले आप देख लेते हैं कक्षा 1 और 2 का बेसलाइन। जैसा मैंने बताया नहीं बनाना है,
लक्षित दक्षताओं और उप दक्षताओं को हासिल करने हैं तो सभी बच्चों को एक ही समूह में रखते हुए समृद्ध हस्त पुस्तिका में दी गई कार्य योजना के अनुसार गतिविधियां कराना है आपको। एंड लाइन आकलन होगा, इसके लिए स्तर 1 के आकलन टूल का प्रयोग किया जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि बेसलाइन नहीं बनाना है 1 और 2 की कक्षा में, सभी बच्चों को एक ग्रुप में आप रखेंगे, एक ही अधिकतम ग्रुप बनाना है और बच्चों को जो उनकी दक्षताएं हैं, कक्षा अनुसार दक्षताएं, अभी इस वीडियो में मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि किस कक्षा के लिए कौन सी दक्षताओं को रखा गया है और उन दक्षताओं को ही हासिल करना है हमें। दक्षताएं आपको जो दी गई हैं उनके अंदर कुछ उप दक्षताओं को भी रखा गया है, उन्हीं दक्षताओं और उप दक्षताओं पर हमें कार्य करना है। तो इसमें आपको बेसलाइन नहीं बनाना है, एंड लाइन बनाना है, जो कि 48 डेज के उपचारात्मक शिक्षण के उपरांत ही आपको करना है। किसी भी कक्षा के गणित के बेसलाइन या एंड लाइन प्रपत्र को भरने में बच्चों को अंक नहीं दिया जाएगा। जैसा हमने देखा था भाषा में बच्चों को सही होने पर 1 अंक और गलत होने पर 0 अंक दिया जाता था, लेकिन गणित में ऐसा बिल्कुल नहीं है। गणित में लक्षित दक्षताओं का आकलन किया जाएगा। आकलन टूल में किसी भी दक्षता के लिए दिए गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर देने पर बच्चे को ग्रेड 1 दिया जाएगा। यदि बच्चा सही उत्तर नहीं दे पा रहा है तो ग्रेड बी दिया जाएगा। ग्रेड ए का मतलब होगा कि बच्चे को दक्षता आती है या बच्चे ने दक्षता प्राप्त किया है। ग्रेड बी का मतलब होगा कि दक्षता प्राप्त नहीं किया है। कक्षा 1 और 2 के बाद हम कक्षा 3 और 4 का आकलन देख लेते हैं। कक्षा 3 और 4 का बेसलाइन बनाना है आपको बच्चों से। सबसे पहले स्तर 1 का, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ पर हमें स्तर के हिसाब से ही बच्चों का शिक्षण कार्य करना है। अगर बच्चा स्तर 1 पर है तो उसके लिए अलग कार्य योजना है, आपको स्तर 2 के लिए अलग कार्य योजना है और स्तर 3 के लिए अलग कार्य योजना है। बच्चे की यहाँ पर कक्षावार कोई योजना नहीं दिया गया है और ना ही हमें उस पर काम करना है, तो स्तरवार ही हमें कार्य करना है। तो जिस लेवल पर जो बच्चा है उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी गतिविधियाँ कराएंगे। तो सबसे पहला किसी भी कक्षा का आप आकलन करना शुरू करेंगे तो हमेशा प्रश्न पत्र जो होगा वो आकलन का वो आपका स्तर 1 का लिया जाएगा और वो प्रश्न पत्र भी मैं आपको इस वीडियो के अंत तक दिखाऊंगी। तो स्तर 1 के आकलन टूल के प्रश्न हल कराए जाएंगे। यदि स्तर 1 के सभी प्रश्नों को बच्चा हल कर पाता है तो बच्चे को स्तर 2 के प्रश्नों के हल करने के लिए दिए जाएंगे। यदि बच्चा स्तर 1 के सभी प्रश्न हल नहीं कर पा रहा है तो उसका लेवल हो जाएगा लेवल 1 या स्तर 1, यानी कि अगर उसने पहला पेपर ही 5 प्रश्न 5 अंक का जो 5 प्रश्न हैं आपके उसमें सभी प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो इसका अर्थ होगा कि उसको लेवल 1 का ज्ञान नहीं है। लेवल 1 पर ही बच्चा रखा जाएगा और फिर आप उसको क्या करेंगे, और बच्चे जो कि लेवल 1 के प्रश्नों को सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं, ऐसे बच्चों को आप लेवल 2 का प्रश्न पत्र देंगे। और अगर वो बच्चा लेवल 2 के सभी प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है तो उसका स्तर हो जाएगा स्तर 2। तो अगर हम देखें तो कक्षा 3 और 4 में हमको 2 समूह बनाने हैं, समूह 1 और समूह 2। समूह 1 में ऐसे जो बच्चे होंगे वो इस तरह से होंगे, बच्चे जो स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न नहीं हल कर पा रहे हैं। और समूह 2 में कैसे बच्चे होंगे, जो स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न तो हल कर पा रहे हैं किंतु स्तर 2 के सभी प्रश्न नहीं हल कर पा रहे हैं। यानी कि आपको पहला पेपर स्तर 1 का देना है, फिर स्तर 2 का देना है। स्तर 1 का कर पाया बच्चा, सभी प्रश्न कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको उस स्तर की लक्षित दक्षताओं का ज्ञान है, जो हमारा लक्ष्य है उस स्तर के लिए वो उसको प्राप्त है। फिर अगर उस बच्चे ने स्तर 1 के प्रश्न किए हैं तो हम उसको स्तर 2 का देंगे। स्तर 2 के प्रश्न पत्र में अगर वो बच्चा सभी प्रश्न नहीं हल कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसको स्तर 2 पर हमें रखना है और उसको स्तर 2 के लिए जो दक्षताएं रखी गई हैं उनको पूर्ण कराना है, उनको विकसित कराना है। मान लीजिए बच्चा दोनों ही प्रश्न पत्र कर ले रहा है, मतलब बच्चे को सब कुछ आता है, उसके स्तर की सारी दक्षताएं उसने पार कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। अब समूहवार गतिविधियाँ भी देख लेते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि गणित शिक्षण के लिए 2 कालांश निर्धारित किए गए हैं 40-40 मिनट के लिए। सभी ही समूहों में जो भी आप बच्चों को समूह बनाएंगे उन सभी समूहों के लिए कार्य योजनाएं दिया गया है और कार्य योजनाओं में पहला कालांश होगा आपका अवधारणा निर्माण का और दूसरा कालांश है अभ्यास सत्र। तो पहले अवधारणा निर्माण में आपको 15 मिनट निर्देशित
निर्देशित गतिविधि यानी कि पाठ्य पुस्तक और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के आधार पर कार्य करना है। फिर अगले 15 मिनट आपको गतिविधि, वर्क कार्ड, एनसीईआरटी किट आपको जो मिली हैं और पोस्टर्स जो मिले हैं उन पर कार्य करना है। 5 मिनट आप गृह कार्य पे देंगे और 5 मिनट में बच्चों का आकलन भी करना है। आपको बच्चों का सतत आकलन करते रहना है कि बच्चे ने अगर दक्षता को प्राप्त कर लिया है तो आपको उसका स्तर बढ़ाना है और उसके स्तर के हिसाब से कार्य करना है। तो कालांश 2 में जो है 40 मिनट का ही है, अभ्यास सत्र है। 15 मिनट गतिविधि, वर्क कार्ड, एनसीईआरटी की किट और पोस्टर्स पे कार्य करना है। 15 मिनट कक्षा कार्य और कार्यपत्रक पर करना है। 5 मिनट आपको गृह कार्य और 5 मिनट में आकलन करना है। तो इसमें आपको एक खास बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि अभ्यास सत्र के दौरान कक्षा कार्य या कार्यपत्रक के माध्यम से न्यूनतम 15 मिनट के लिए लिखित कार्य आवश्यक रूप से कराना है आपको बच्चों से, यानी बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस भी करानी है। समूह 2 जो आप बनाएंगे कक्षा 3 और 4 के लिए, उसमें कालांश पहला 40 मिनट का, दूसरा भी 40 मिनट का होगा। पहले में आप जैसा मैंने बताया अवधारणा निर्माण का कार्य है और दूसरा है अभ्यास सत्र का। ठीक वैसे ही इसके लिए भी कार्य योजनाएँ हैं जो कि समृद्ध मॉड्यूल में दिया गया है। आपको जस्ट उसको जो दिया गया है एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करना है। 15 मिनट आपको निर्देशित गतिविधियां हैं जिसमें पाठ्य पुस्तक है और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। 15 मिनट आपको गतिविधि, वर्क कार्ड, एनसीईआरटी किट और पोस्टर्स पे कार्य करना है। 5 मिनट में गृह कार्य और 5 मिनट आकलन करना है। 15 मिनट अभ्यास सत्र में आपको गतिविधि, वर्क कार्ड, एनसीईआरटी किट और पोस्टर्स पर कार्य करना है। 15 मिनट आपको कक्षा कार्य और कार्यपत्रक पर, 5 मिनट गृह कार्य और 5 मिनट में आपको बच्चों का सतत आकलन करते रहना है। अभ्यास सत्र के दौरान जैसे मैंने बताया कक्षा कार्य और कार्यपत्रक के माध्यम से न्यूनतम 15 मिनट के लिए लिखित कार्य आवश्यक रूप से कराया जाएगा। बच्चों को प्रश्नों को लिखने की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ नंबर्स जो भी आप उस पर वर्क करा रहे हैं, बच्चों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उनके स्तर की दक्षता दी गई है उसको प्राप्त कराने के लिए जो भी वर्क है उसको लिखने का प्रैक्टिस कराना है बच्चों को। अब आते हैं हम कक्षा 5 पर। कक्षा 5 का आकलन भी हम देख लेते हैं। कक्षा 5 का समूह निर्माण किस तरह से करेंगे, आकलन किस तरह से करेंगे, ये देखते हैं। कक्षा 5 का बेसलाइन आकलन करने हैं तो सभी बच्चों को सबसे पहले मैंने बताया था जब भी आकलन शुरू करना चाहेंगे तो उसमें सबसे पहला कार्य हम करेंगे कि स्तर 1 का ही आकलन टूल इस्तेमाल करेंगे किसी भी कक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें लेवल वाइज या स्तर वाइज कार्य करना है। तो सबसे पहले स्तर 1 का आकलन टूल दिया जाएगा। जो बच्चे स्तर 1 के आकलन टूल के सभी प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे उनका स्तर वहीं पर डिसाइड हो जाएगा और वो स्तर होगा स्तर 1 या लेवल 1। यदि बच्चा स्तर 1 के आकलन टूल के सभी प्रश्न हल कर लेता है तो उसे स्तर 2 के आकलन टूल के प्रश्न हल करने के लिए दिए जाएंगे। यदि स्तर 2 के आकलन टूल के सभी प्रश्न नहीं हल कर पाता है तो बच्चे का वहीं पर लेवल डिसाइड हो गया कि उसको लेवल 2 या स्तर 2 पर रखना है। यदि बच्चा स्तर 2 के सभी प्रश्न हल कर लेता है तो उसे स्तर 3 के आकलन टूल में दिए गए प्रश्न हल करने के लिए देंगे। स्तर 3 के सभी प्रश्न न हल कर पाने वाले बच्चों का स्तर होगा स्तर 3 या लेवल 3। यदि बच्चा तीनों स्तरों के सभी प्रश्नों को सही हल कर लेता है तो इसका तात्पर्य यही होगा कि बच्चे को लक्षित दक्षताओं का ज्ञान है और बच्चे को सब कुछ आता है। वही तो हम चाहते हैं कि बच्चे को जो उसकी स्तर की दक्षताएं हैं उनको वो प्राप्त कर ले। तो एक समरी अगर हम देखें तो इस प्रकार से कक्षा 5 में हमने देख लिया कि कितने स्तर बन रहे हैं। टोटल 3 स्तर बन रहे हैं। 3 आकलन टूल हम इस्तेमाल किए हैं और तीनों आकलन टूल के स्तर के हिसाब से हमने बच्चों का समूह बनाया है। समूह 1 यानी स्तर 1 में जो है वो आकलन टूल के स्तर 1 के सभी प्रश्न नहीं हल कर पाने वाले बच्चे रहेंगे। समूह 2 जो होगा यानी स्तर 2 के आकलन टूल के सभी प्रश्न न हल कर पाने वाले बच्चे रहेंगे। समूह 3 में स्तर 3 के आकलन टूल के सभी प्रश्न न हल कर पाने वाले बच्चों को रखा जाएगा। समूह 1 में जो स्तर 1 का ही लेवल नहीं पार कर पाया, समूह 2 में जो स्तर 2 का लेवल नहीं पार कर पाया और समूह 3 में जिसने स्तर 3 के सभी प्रश्नों को हल नहीं कर पाया। बहुत ही सिंपल है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपको। बच्चों को क्वेश्चंस दीजिए, बच्चे उसको सॉल्व करेंगे और आप उन्हीं के सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस से उनकी दक्षताओं का आकलन करेंगे और दक्षताओं के आकलन के हिसाब से ही आपको समूह डिसाइड करना है बच्चों का। अभी आकलन किस तरह से होगा आगे हम देखेंगे। अब समूहवार गतिविधियाँ देख लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था समूह 1 के लिए चाहे वो किसी भी
कक्षा के लिए बनाया गया हो, क्योंकि यहाँ पर लेबल है लेबल 1 यानी समूह 1। समूह 1 के लिए मैंने बताया था कालांश वही 40 मिनट का है, पहला और दूसरा भी कालांश 40 मिनट का है। पहले कालांश में हमें अवधारणा निर्माण करना है, दूसरे कालांश में हमें अभ्यास सत्र चलाना है। 15 मिनट निर्देशित गतिविधि पाठ्य पुस्तक और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से कार्य करना है। 15 मिनट आपको गतिविधि वर्क कार्ड और एनसीईआरटी किट और पोस्टर्स पे कार्य करना है। 5 मिनट गृह कार्य, 5 मिनट आकलन। फिर अभ्यास सत्र में 15 मिनट आपको गतिविधि वर्क कार्ड करना है, एनसीईआरटी किट जो दिया गया है विद्यालय में उनसे आपको वर्क कराना है, पोस्टर्स मिले हैं उन पर आपको वर्क कराना है। फिर 15 मिनट आप कक्षा कार्य कराएंगे और कार्यपत्रक कराएंगे। कक्षा कार्य और कार्यपत्रक जो होगा उस पर आधारित आप कम से कम 15 मिनट अभ्यास सत्र बच्चों का लिखित रूप में कराएंगे। 5 मिनट गृह कार्य होगा और 5 मिनट में बच्चों का सतत आकलन किया जाएगा। ठीक जैसा कि आपको समूह 1 का है वैसे ही समूह 2 का भी सेम है, बस आपको समृद्ध मॉड्यूल में समूह 2 के लिए दी गई गतिविधियां थोड़ी अलग हैं, उन गतिविधियों को आपको इम्प्लीमेंट कराना है और हर समूह के लिए गतिविधियों का इम्प्लीमेंट आपको समृद्ध मॉड्यूल में दिया गया है, उसी हिसाब से आपको कराना है। इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप जो भी आकलन करेंगे बच्चों का वो दक्षताओं के आधार पर करेंगे। दक्षताओं के लिए आपको आकलन टूल दिया गया है, लेकिन उप दक्षताएँ जो बच्चों की हैं उसके लिए शिक्षक स्वयं ही प्रश्न पत्र तैयार करेंगे और बच्चों का सतत मूल्यांकन करते रहेंगे। सतत मूल्यांकन पर आधारित हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लक्षित दक्षताओं पर ही वर्क करेंगे और आकलन के बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो समूह 2 में भी कालांश 40 मिनट का होगा पहला और दूसरा भी 40 मिनट का। पहले कालांश में अवधारणा निर्माण और दूसरे कालांश में अभ्यास सत्र होगा। सेम जैसा कि आपको समूह 1 के लिए दिया गया था वैसा ही है, टाइम शेड्यूल वही रहेगा, बस एक्टिविटीज़ आपकी चेंज हो जाएंगी। अब समूह 3 के लिए देखते हैं, क्योंकि कक्षा 3 में हमने देखा था कक्षा 5 में हमने देखा था कि समूह आपके 3 बने थे, यानी 3 लेवल्स पे बच्चों को हमने डिवाइड किया था आकलन टूल के प्रश्न पत्रों को हल करने के आधार पर। तो समूह 3 में भी पहला कालांश 40 मिनट का, दूसरा कालांश 40 मिनट का। पहले कालांश में अवधारणा निर्माण और दूसरे कालांश में अभ्यास सत्र रहेगा। 15 मिनट ठीक वैसे ही निर्देशित गतिविधि पाठ्यपुस्तक और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका जो कि समूह 3 के लिए डिफरेंट हैं। 15 मिनट आपको गतिविधि वर्क कार्ड, एनसीईआरटी किट और पोस्टर्स पे काम। 5 मिनट आपको गृह कार्य, 5 मिनट में बच्चों का सतत आकलन करेंगे। अभ्यास सत्र में भी ठीक वैसे ही 15 मिनट आपको गतिविधि वर्क कार्ड, एनसीईआरटी की किट और पोस्टर्स पे कार्य करना है। 15 मिनट कक्षा कार्य और कार्यपत्रक पर कार्य करना है। 5 मिनट में गृह कार्य और 5 मिनट में बच्चों का आकलन करना है। अभ्यास सत्र में मैंने पहले भी बताया कक्षा कार्य और कार्यपत्रक के माध्यम से कम 15 मिनट के लिए बच्चों का लिखित कार्य आवश्यक रूप से कराया जाएगा। देख लेते हैं कि आकलन टूल का प्रयोग और स्तर किस हिसाब से आपको तय करना है। कक्षा 1 और 2 का स्तर है 1। स्तर डिसाइड करने से पहले बच्चों की लक्ष्य जो हमारा है वो लक्षित दक्षताएं कौन सी हैं और उनके अंतर्गत कौन सी उपदक्षताएं रखी गई हैं, इसको भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि इन्हीं पर हमें कार्य करना है। तो कक्षा 1 और 2 के लिए 4 आपकी दक्षताएं रखी गई हैं और उनके अंतर्गत आपकी उपदक्षताओं को भी रखा गया है। तो सबसे पहली दक्षता है संख्या पूर्व ज्ञान, दूसरी है गिनती 1 से 50 तक की आनी चाहिए। बच्चों को संख्या पैटर्न पता होना चाहिए 50 तक का, और समूहीकरण की अवधारणा का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये हैं लक्षित दक्षताएं कक्षा 1 और 2 के लिए। इसके अंतर्गत उनकी उपदक्षताएं रखी गई हैं दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इसका ज्ञान, एक की संगति का ज्ञान, पैटर्न की पहचान, समूह बनाना, वस्तुओं को गिनना, 1 से 9 तक की वस्तुओं को गिन पाएँ बच्चे, शून्य की अवधारणा का, वस्तुओं को गिनना 10 से 20 तक, वस्तुओं को गिनना 21 से 50 तक। ये बच्चों को टोटल 50 तक की गिनती आनी चाहिए। इसके बाद में संख्या पैटर्न, इसकी गिनती यानी कि अगर आप एक एक करके छोड़ देते हैं तो ऐसे गिनती को पूरा कर सकें बच्चे। सीधी और उल्टी गिनती कराना, संख्याओं में संबंध, छोटा बड़ा, बराबर और बीच में, स्थानीय मान विस्तारित रूप में लिखना, इकाई और दहाई को पहचानना। 50 तक की संख्याओं के लिए बच्चों को ये सब अवधारणाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये है कक्षा 1 और 2 के लिए दक्षताएं और उपदक्षताएं। अब जो मेन कार्य हमारा है, जहाँ पर उलझन आती है, वो है बेस लाइन और एंड लाइन का हम आकलन कैसे करें, बेस लाइन आकलन कैसे करें। तो मैंने बताया कक्षा 1 और 2 का बेस लाइन नहीं होना है,
केवल एंड लाइन ही होना है, जो कि आप 48 दिन बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण कर लेने के पश्चात करेंगे। और उसमें आपको इन्हीं दक्षताओं को ध्यान में रखकर ही आकलन करना है। यदि बच्चा आपको उसमें प्रश्न पत्र जो दिए गए, प्रश्न पत्र आकलन टूल जो दिया गया है कक्षा 1 और 2 के लिए स्तर 1 का आकलन टूल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एंड लाइन के लिए। और उसमें हमको दक्षताओं के आधार पर ही बच्चों को ग्रेड देना है, न कि नंबर देना है। प्रत्येक बच्चे को उनके दक्षता के अनुसार ग्रेड ए या बी देंगे। ए का अर्थ होगा दक्षता प्राप्त है और बी का अर्थ होगा दक्षता नहीं प्राप्त है। किसी दक्षता के लिए दिए गए सभी प्रश्नों को सही उत्तर देने पर ही हम ग्रेड ए देंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी देखिए गिनती के लिए आपको 2 और 3 प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 में गिनती से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। अगर ये दोनों प्रश्न सही कर लेता है बच्चा, तभी हम मानेंगे कि उसने ये दक्षता प्राप्त कर लिया है और हम उसको ए ग्रेड देंगे। अगर बच्चे ने एक प्रश्न किया, एक नहीं सही किया है, तो उसको इसका अर्थ है कि उस दक्षता का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सभी प्रश्न सही करने पर ही आप ग्रेड ए देंगे। अब हम देखेंगे कक्षा 3 और 4 की दक्षताएं क्या हैं और उपदक्षताएं क्या हैं। दक्षताओं में आपको इसमें 4 दक्षताएं दी गई हैं। पहली दक्षता है संख्या ज्ञान, दूसरा है संख्या पैटर्न और तीसरा है जोड़ व घटाव 2 अंकों के साथ में, और फिर चौथा है आपको 1 अंकीय संख्याओं का गुणा। तो उपदक्षताओं में संख्या ज्ञान में है 51 से लेकर 99 तक की संख्या की पहचान, मात्रात्मक समझ, संख्या नाम, 100 की अवधारणा, 10 को आधार मानकर इकाई, दहाई और सैकड़े का ज्ञान, स्थानीय मान विस्तारित रूप में लिखना, इकाई दहाई में लिखना, 99 तक का ये रहेगा। संख्या पैटर्न, स्किप गिनती, संख्याओं के संबंध, बराबर, छोटा बड़ा, बीच में, ये सब या संख्याओं के संबंध बच्चों को पता होने चाहिए। जोड़ व घटाव का आपस में संबंध है, 2 अंकों का जोड़ बिना पुनर्समूहन के 99 तक, 2 अंकों का जोड़ पुनर्समूहन के साथ 100 तक आना चाहिए, 2 अंकों का घटाव बिना पुनर्समूहन के 99 तक, 2 अंकों का घटाव पुनर्समूहन के साथ 99 तक, शून्य के साथ जोड़ व घटाव, जोड़ व घटा का मानसिक व प्रतीकात्मक निरूपण, और 1 अंकीय संख्या का 1 अंक की संख्या के साथ गुणा करना। ये है कक्षा 3 की दक्षताओं और उपदक्षताओं का एक चार्ट जिसको हमें प्राप्त कराना है। हम दक्षताओं और उपदक्षताओं के आधार पर ही बच्चों का आकलन भी करेंगे और सतत मूल्यांकन भी उसी के आधार पर करेंगे। सतत मूल्यांकन के लिए कोई आकलन टूल नहीं दिया गया है, शिक्षक स्वयं उसका आकलन करने के लिए प्रश्न पत्र तैयार करेंगे। कक्षा 3 और 4 का आकलन प्रपत्र बेस लाइन और एंडलाइन दक्षता में आप देखेंगे दक्षताएं दी गई हैं, और उसमें स्तर 1 और स्तर 2 का बेस लाइन और एंड लाइन दिया गया है। स्तर 1 में कौन सी दक्षताओं को रखा गया है और स्तर 2 के लिए कौन सी दक्षताओं को रखा गया है। तो आकलन टूल में प्रश्न संख्या जो 1 है, स्तर 1 का आकलन टूल जब हम लेंगे तो उसमें 1 से लेके 5 तक जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को ही हम दक्षताओं के आधार पर ही बच्चों को ग्रेडिंग देंगे। अगर बच्चे ने पहला प्रश्न कर लिया है, इसका मतलब है कि उसको पहले की दक्षता प्राप्त है, उसके लिए हम ए ग्रेड दे देंगे। फिर 2 और 3 उसने किया तो उसके लिए भी ए देंगे। अगर 4 कर लेता है तो ए देंगे, 5 किया तो ए देंगे। अगर बच्चे ने नहीं कर पाया, इसमें से कोई भी एक प्रश्न नहीं किया स्तर 1 का, तो उसको हम स्तर 1 पर ही रखेंगे, लेकिन हम सतत मूल्यांकन करते हुए बच्चे का ग्रेड टाइम टू टाइम चेंज करेंगे और उसको इस नए स्तर पर ले जाएंगे। यानी कि अगर बच्चे ने संख्या पैटर्न का प्रश्न सही नहीं हल किया है तो हम बच्चे को उस पर वर्क कराएंगे स्तर 1 में ही रखकर, और जब बच्चा उस दक्षता को प्राप्त कर लेता है तब हम उसे स्तर 2 के प्रश्न पत्र हल कराएंगे और उसका लेवल 2 हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है। बेस लाइन हमको अभी करना है, एंड लाइन हम 48 डेज़ की उपचारात्मक शिक्षण के उपरांत समृद्ध मॉड्यूल के इम्प्लीमेंट के बाद करेंगे, और सेम आकलन टूल का इस्तेमाल करते हुए किया जाएगा। उसके लिए अलग से आकलन टूल नहीं है, इन्हीं आकलन टूल्स पर दक्षताओं को आपको चेक करना है। गणित में हमारा मेन फोकस दक्षताओं की प्राप्ति को लेकर है, और इन्हीं दक्षताओं के आधार को ही बनाया गया है आकलन करने के लिए। तो ये हो गया कक्षा 3 और 4 के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम कक्षा 5 पर। कक्षा 5 में लक्षित दक्षताएं और उपदक्षताएं जो हैं उनको ध्यान से देख लेते हैं। दक्षताएं हैं संख्या ज्ञान 1 से लेकर 999 तक,
संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। जोड़ और घटाव 3 अंकों के साथ में कर पाएँ बच्चे। 2 अंकीय संख्या का गुणा और भाग, यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सभी संक्रियाएँ बच्चों को कक्षा 5 तक के हम लक्ष्य रख रहे हैं कि कक्षा 5 तक ये बच्चों को आना चाहिए। उप दक्षताओं पर अगर हम बात करें तो उप दक्षताओं में 999 तक की संख्या, स्थानीय मान विस्तारित रूप में लिखना, इकाई दहाई में लिखना 999 तक की संख्याओं के लिए। 3 अंकों की 2 संख्याओं को जोड़ना बिना पुनर्समूहन के, 3 अंकों की 2 संख्याओं को जोड़ना पुनर्समूहन के साथ, 3 अंकों की 2 संख्याओं का घटाव बिना पुनर्समूहन के और 3 अंकों की 2 संख्याओं का घटाव पुनर्समूहन के साथ। जोड़ व घटा का मानसिक व प्रतीकात्मक निरूपण बच्चे कर पाएँ। 0 व 1 के साथ गुणा, 2 अंकीय संख्याओं का 2 अंक की संख्याओं के साथ गुणा, 10 व 10 के गुणज से गुणा, वस्तुओं को समान समूह में बांटना व भाग की अवधारणा को समझना। 999 तक की संख्याओं के लिए ये है। भाग के प्रतीक की पहचान, भाज्य, भाजक और भागफल। एकल चरण के भाग की प्रक्रिया को समझना। 100 तक 2 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से भाग बिना शेषफल वाले जो प्रश्न होंगे इस तरह के, वो सारी संक्रियाओं को बच्चे कक्षा 5 तक की दक्षताओं में हम इनको रखते हैं। कक्षा 5 में 3 दक्षताओं को ही रखा गया और इसके अंतर्गत कई उपदक्षताओं को रखा गया है। तो हमें इन्हीं दक्षताओं को देखते हुए बच्चों का लक्ष्य, बच्चों का स्तर निर्धारित करना है। अब आकलन की तरफ बढ़ते हैं। आकलन किस तरह से करना है उसको देख लेते हैं। कक्षा 5 के लिए जब भी कक्षा 5 का आकलन शुरू करेंगे तो सबसे पहले स्तर 1 के लिए जो आकलन टूल दिया गया है, उस आकलन टूल में दिए गए 5 प्रश्न बच्चे हल करेंगे। अगर बच्चे सभी प्रश्न सही हल कर लेते हैं तो उसके लिए आप A ग्रेड देते हुए स्तर 2 का आकलन टूल उन्हें देंगे। अगर वो उसे भी पूरा कर लेते हैं तो आकलन करने के लिए स्तर 3 का आकलन प्रपत्र देंगे। याद रखिएगा, जो बच्चा जिस स्तर के प्रश्न नहीं हल कर पाएगा उसका वही स्तर हो जाएगा। यानी कि स्तर 1 के सभी प्रश्न नहीं हल कर पा रहा है तो इसका मतलब है बच्चे को अभी स्तर 1 का लक्ष्य नहीं प्राप्त है, उसका स्तर हो जाएगा 1, उसको समूह 1 में रखकर कार्य कराएंगे। फिर स्तर 2 का अगर प्रश्न नहीं हल कर पा रहा है, स्तर 1 का तो उसने कर लिया, 2 का नहीं कर पा रहा है तो हम उसका समूह बना देंगे समूह 2 और स्तर 2 का बच्चा है। फिर अगर उसने स्तर 2 का भी कर लिया, 1 का भी कर लिया है लेकिन 3 का नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है बच्चे का स्तर हो गया 3। और अगर बच्चा तीनों ही समूह का कर ले रहा है तो इसका मतलब बच्चे को सब कुछ आता है, उसने दक्षताओं को प्राप्त कर लिया है। उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जो बच्चे हमारे समूह हमने बनाया है स्तर के आधार पर प्रश्नों को हल करने से उनकी दक्षताओं को देखते हुए उनके लिए हमें समूह बनाकर समृद्ध मॉड्यूल में दिए गए जो भी कार्य योजनाएँ दिया गया है और उसको आपको एज़ इट इज़ इम्प्लीमेंट करते हुए आगे काम करना है। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। फिर भी अगर आपको कहीं पर डाउट लगता है, कहीं पर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आपके प्रश्नों को का उत्तर दूँ और आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। तो ये हो गया कक्षा 5 का आकलन। अब आपके सामने स्तर 1 का आकलन टूल दिखाई दे रहा है, स्तर 2 का आकलन टूल दिखाई दे रहा है और स्तर 3 का आकलन टूल है। इसी से हमें आकलन करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।